So this is multinational operations first video, FRA CFA level 2. Multinational operations relates to changes in balance sheet items caused by fluctuations in currencies exchange rates. ठीक है। अब जैसे यूएस फर्म है, उसने एक इटालियन फर्म के साथ बिजनेस करा है। इटालियन फर्म ने गुड्स भेजे और बदले में इटालियन फर्म को 10,000 यूरोस चाहिए। अब इसके अंदर एसेंशियली दो केसेस आते हैं। ठीक है, अगर देखें इसको फटाफट, 26 नवंबर 2024 को सेल हुई है $1.6 पर यूरो के एक्सचेंज रेट से। ठीक है, और ये सेटलमेंट डेट मैंने बोल दी है कि सेटलमेंट डेट पे हमारा क्या हिसाब किताब था। बल्कि सेटलमेंट डेट भी ना बोले, अभी के लिए बस इतना देख लो कि एक्सचेंज रेट जो चेंज हुआ है ना, $1.6 पर यूरो से $1.5 पर यूरो है, हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, अगर मैं यूएस फर्म का पर्सपेक्टिव देखूँ ना इस चीज़ पे, तो यूएस फर्म ने गुड्स रिसीव करे और इसको सेटलमेंट डे पे पैसा भेजना है। ठीक है, डॉलर जो कि जाके आगे यूरो में कन्वर्ट होंगे। अब यूएस फर्म ने एक अकाउंट्स, क्योंकि इसने गुड्स रिसीव करे हैं और इसको पैसा देना है, अकाउंट्स पेबल खड़ा करवाएगा। ठीक है, कितने अमाउंट का, मेरे को 10,000 यूरो देना है। तो अकाउंट्स पेबल जैसी ऑब्लिगेशन पूरी होगी, हुई होगी, इटालियन फर्म की सेल रिकॉर्ड करी होगी इटालियन फर्म ने, सब्सिक्वेंटली यूएस फर्म ने अकाउंट्स पेबल खड़े करेंगे होंगे अपनी बैलेंस शीट में। तो 10,000 यूरो मेरे को अमाउंट देना है। इसके रिलेशन में मेरा एक्सचेंज रेट क्या प्रिवेलिंग था उस टाइम, दैट इज $1.6 पर यूरो। टर्न्स आउट $16,000 यूएस फर्म को देने हैं इटालियन फर्म को। ठीक है, मोर ओवर, अगर मैं इटालियन फर्म का पर्सपेक्टिव देखूं, उन्होंने गुड्स दिए हैं, बेचे हैं, और बदले में वो पैसा एक्सपेक्ट करते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूँ, करेंसी एक्सचेंज रेट ऊपर हुए नीचे हुए, दे जस्ट कुडंट केयर लेस, और इनको तो 10,000 यूरो ही चाहिए। अब बात आई सेटलमेंट डेट की। मान लो ये जो भी ट्रांजैक्शन हुई दैट वाज ऑन 26 नवंबर 2024, सेटलमेंट डेट आ गई मेरी 26 दिसंबर 2024, एग्जैक्टली एक महीने बाद। और सेटलमेंट डेट जैसी ही आई, अब मैंने अकाउंट्स पेएबल तो इतने के खड़े कर रखे हैं, जब मैं पे करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे को करने, यूएस फर्म पे बोलेगा भाई मेरे को 10,000 यूरो करने हैं, लेकिन सेटलमेंट डेट पे मेरे जो करेंसी एक्सचेंज रेट है वो $1.6 पर यूरो से $1.5 पर यूरो हो गए हैं, और देने मेरे को 10,000 यूरो ही हैं। टर्न्स आउट कि अब मुझे सेटलमेंट डे पे 15,000 देने हैं, जबकि अकाउंट्स पेएबल तो मैंने 16,000 का खड़ा करा था। तो नेट नेट जो यूएस की कंपनी है उसे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, एक तरीके से उसे प्रॉफिट ही हुआ। भाई 16,000 यूएसडी देना था, सेटलमेंट डे पे पता लगा कि इसे 15,000 है, तो करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से प्रॉफिट हुआ उसे 1,000 यूएसडी का। और सेटलमेंट डेट पर ही 15,000 यूएसडी यूएस फर्म ने भेज दिए इटालियन फर्म को, और जब इन्होंने कन्वर्ट करा इनको वापस अपने 10,000 यूरो मिल गए। ठीक है, इजी। जो अकाउंट्स रिसीवेबल इन्होंने खड़ा करा था
जो अकाउंट्स पेबल यूएस फर्म ने खड़ा करा था, ये दोनों अपने अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल जीरो कर देंगे। ठीक है, ये जो 1000 रुपये का प्रॉफिट है इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगा। इजी। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं बल्कि। केस 2, तो सेटलमेंट डेट है ना आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, बैलेंस शीट डेट क्या है हमारी? 31/12/2023। ठीक है, अब अगर मेरी कोई ट्रांजैक्शन है जिसका सेटलमेंट बाद में होना है, तो एसेंशियली इसके अंदर जो हम मेथड फॉलो करते हैं ना, वो ये करते हैं कि आई विल री मेजर जो भी मेरा बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। जैसे पिछले वाले केस में मैंने 10,000 यूरो देने थे, यूएस फर्म को देने थे, इटालियन फर्म को। ठीक है, जब इसने अकाउंट्स पेबल खड़े करे तो $1.5 पर यूरो, ये वाला एक्सचेंज रेट मेरा कब का प्रिवेलिंग है? जिस दिन सेल हुई, ऑब्लिगेशन खत्म हुई, मैंने अकाउंट्स पेबल खड़े करे 10,000 यूरो। तो यूएस फर्म ने तो 1.6 था, 1.5 क्यों कर दिया मैंने, सॉरी। एसेंशियली मैं कह रहा हूँ, अगर मैं रिपीट करूँ इस चीज़ को, यूएस फर्म ने 10,000 यूरो एज अकाउंट पेबल खड़े करे थे अपनी बैलेंस शीट में। इनको ये इटालियन फर्म को देने थे। इन्होंने जब कन्वर्ट करा, इन्होंने देखा सही 16,000 USD देने हैं इटालियन फर्म को। चलो ठीक है, जिस दिन मेरी बैलेंस शीट वाली डेट आई, उस दिन मैंने देखा कि मेरे एक्सचेंज रेट जो है ना $1.6 पर यूरो से मेरे चले गए हैं $1.5 पर यूरो। अब जो एक कॉमन मेथड यूज होता है इसके अंदर, वो ये होता है कि री मेजर द बैलेंस शीट आइटम। कहने का क्या मतलब, अकाउंट्स पेबल अगर मैं देखूं अपना, मेरा बैलेंस शीट आइटम है 26 नवंबर 24 को, और ये 31 दिसंबर 24 को। ठीक है, अकाउंट्स पेबल जो है वो 16,000 USD के खड़े कर लिए थे। अब मैं ये जो 16,000 USD है ना, मैं इसको री मेजर करूंगा बैलेंस शीट डेट पे, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस पर होता है, लिखा होता है कि एज ऑन 31 दिसंबर, जो भी ईयर है। ठीक है, तो इस ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग, इस डे के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसी हिसाब से री मेजर करके हमें अकाउंट पेबल वापस दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसको री मेजर करूँ, सो वही जैसे पहले करा, 10,000 यूरो हैं बैलेंस शीट डेट पे, 1.5 पहुंच गया मैटर एक्सचेंज रेट। तो अब 15,000 हो जाएगा, और जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ है $1,000 का, वो आगे चले जाएगा इनकम स्टेटमेंट पे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन गेन्स एंड लॉसेस। ठीक है, और फर्दर ये तो मैंने री मेजर करा, जब सेटलमेंट होएगा तभी ऐसे ही करके होएगा जैसे पिछले वाले एग्जांपल में करा। जिस दिन सेटलमेंट हुआ, जिस भी सेटलमेंट के दिन जो भी इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट्स प्रिवेल कर रहे होंगे, उसी हिसाब से
कैलकुलेट करके 10,000 यूरो का अमाउंट यूएस फर्म ने इटालियन फर्म को दे देगा। एक रेट्स देख लेते हैं ताकि हमें आगे जो ट्रांसलेशन मेथड्स आएंगे, करंट रेट मेथड और टेम्पोरल मेथड, उनको ट्रांसलेट करने के लिए ना कुछ टाइप के रेट्स होते हैं, बस नाम नाम है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। एक हो गया मेरा करंट रेट, एक हो गया मेरा एवरेज रेट, और एक हो गया मेरा हिस्टोरिकल रेट। अगर मैं हिस्टोरिकल रेट से शुरू करूं, सो हिस्टोरिकल रेट इज द एक्चुअल रेट that was in effect when the transaction occurred। अभी मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ, मान लो मैंने पीपीएनई खरीदा 10 मिलियन का, $10 मिलियन का, ठीक है। और ये तो मेरी फंक्शनल करेंसी है, फंक्शनल करेंसी आगे देंगे। अगर मैं इसको बेसिकली बोलूँ, अगर इसको मेरे को किसी और एक्सचेंज रेट में लेके जाना है, ठीक है, आगे जाके मान लो मेरे को इसको यूरो में लेके जाना है, तो जो एक्सचेंज रेट मैं यूज़ करूँगा इस चीज़ के लिए, द एक्सचेंज रेट used to translate PP&E will be the exchange rate on the day the PPE was acquired। मान लो मैंने ये 15 अगस्त 2010 में खरीदी है, तो इस डे के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा होएगा ना, ये कह लो यार, या ये कह लो, तो ये वाले इंटरेस्ट रेट को यूज़ करके मैं पीपीएनई की वैल्यू अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसलेट करूँगा। मान लो एक्स रेट चल रहा था, सो $10 million into that X rate which was prevailing on the day I bought PPNE। तो ये PPNE का हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय X यूरो पर डॉलर। तो जो वैल्यू आएगी PPNE की इन टर्म्स ऑफ यूरो, ये मैं अपनी बैलेंस शीट में डालूंगा, ठीक है। सिमिलरली कॉमन स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, कॉमन स्टॉक मान लो मेरी कंपनी बनी थी 26 नवंबर 2008 में, कॉमन स्टॉक की वैल्यू आज की डेट में 10 मिलियन है। तो अगर मैं इसको अभी करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ट्रांसलेट करूंगा तो कुछ और ही वैल्यू आ जाएगी, जब मैंने उस टाइम कुछ और पैसा डाला था। तो इस चीज़ को भी मैं हिस्टोरिकल रेट पे लेके चलूंगा। हिस्टोरिकल रेट इस केस में क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 2008 को जो डॉलर वर्सेस यूरो का जो रेट चल रहा था, उस रेट को यूज़ करके मैं कॉमन स्टॉक डॉलर से यूरो में ट्रांसलेट कर लूँगा, मल्टीप्लाइड बाई कोई वाई अमाउंट जो इस दिन प्रिवेलिंग था, और फिर कॉमन स्टॉक की वैल्यू मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं, तो एवरेज रेट क्या है, एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर द पीरियड। अब मानो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, ये सेल वगैरह की बात कर रहे थे हम, इटालियन फर्म और यूएस फर्म की। तो जिस दिन सेल हुई, मैंने उस दिन का कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्सचेंज रेट यूज़ करके सारी चीज़ें कैलकुलेट करी। अब ये तो एक ही सेल थी, अब ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही सेल हो पूरे साल में, काफ़ी सारी सेल्स हो सकती हैं, तो हर एक
सेल का एक्सचेंज रेट उस टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम का या उस स्पेसिफिक डे का, उस चीज़ का रिकॉर्ड रखना काफ़ी टीडियस टास्क है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक एवरेज एक्सचेंज रेट ले लेते हैं, ठीक है, ओवर द पीरियड। मतलब पूरा जितना भी बैलेंस शीट का एक साल का है, वो एक एवरेज रेट मान लेते हैं हम, और उसी को यूज़ करके हम ये आइटम्स ट्रांसलेट करते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। करंट रेट क्या है? द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर मेड। अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल में बोलूँ ना, तो 31 तारीख को ये वाला डेट लग रहा था, बैलेंस शीट डेट। तो भाई साहब यही क्या है मेरा, ये मेरा करंट एक्सचेंज रेट है, ये नहीं, ये वाला। ये चीज़ें याद रखने वाली है, क्योंकि इसी को यूज़ करके आगे आगे ट्रांसलेट करेंगे।